Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 28 अप्रैल 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। जयपुर एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी। संदेश खाली में गोला बारूद तथा क्या भारत में व्हाट्सएप बंद होगा। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। लोकसभा इलेक्शन। भारत में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 28 लोकसभा सीटों के लिए 63.5% मतदान हुआ, जबकि 2019 के दूसरे चरण में 13 राज्यों के 95 क्षेत्रों में 67.6% मतदान हुआ था। माना जा रहा है कि तेज गर्मी के चलते दोनों ही चरणों में लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण बताया है। पहले चरण के चुनाव में 65.5% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के चुनाव के पहले चरण में 69.43% मतदान रहा था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान जब पूरा हो गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को बम विस्फोट करने की धमकी मिलने के बाद पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस के अनुसार किसी ने ईमेल के जरिए ये धमकी दी है। पुलिस उपायुक्त जयपुर कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि शुक्रवार को जयपुर हवाई अड्डे को एक ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया था कि हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर बम रखा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान उसने विदेश निर्मित पिस्तौल सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया। इस बीच एनएसजी का बम निरोधक दस्ता भी संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंच गया है। अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान तृणमूल कांग्रेस के नेता रहे शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किए जाने की घटना से जुड़ा है। व्हाट्सएप प्रेमियों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। दरअसल व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि भारत में अपनी ऐप को बंद कर दिया सकता है। कंपनी ने कहा कि यदि उसे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑफ मैसेजेस ब्रेक करने के लिए कहा जाता है तो वह भारत में अपनी ऐप को बंद कर देगा। कोर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के 4(2) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील तेजस करिया ने कहा कि यदि कंपनी को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑफ मैसेजेस ब्रेक करने के लिए कहा जाएगा तो कंपनी भारत में अपनी सेवाएं बंद कर सकती है। मेटा ने इस रूल को कोर्ट में चुनौती दी थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने करिया से सवाल किया कि क्या दुनिया के किसी और देश में ऐसी मांग की गई है या फिर ऐसा मुद्दा किसी अन्य देश में भी उठाया गया है। करिया ने अपने जवाब में से इनकार किया। दूसरी ओर सरकारी वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि 500 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ भारत व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में जरूरी है कि कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। वाणिज्य समाचार।
इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 73,620 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपए 37 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 48 पैसे। घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को पिछले 5 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी थम गई और बीएसई सेंसेक्स 609 अंक फिसल गया। वैश्विक बाजारों में मिले जुले रुझानों के बीच बैंक, वित्तीय और टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा। निफ्टी भी 150 अंक गिरकर 22,419 अंक पर बंद हुआ। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्ते श्रोताओं, आप दर्पण रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं यतीन्द्र गुप्ता, मैं प्रदीप उपाध्याय और मैं रंजना रमन। तो श्रोताओं, आज आप सोच रहे हैं थोड़ी सी टीम अलग है। आज हमारे प्रदीप जी जो है ना पर्सनल कारणों से नहीं आ पाए हैं स्टूडियो में, और काफ़ी लोगों ने छुट्टी मारी है। प्रदीप जी ने भी छुट्टी मारी, जिसमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, आज सही बोला आपने। थर्सडे को वो हुआ ना, तो जैसे मेरे ऑफिस में तो फ्राइडे को हर एक की तबीयत खराब हो गई थी। आधे लोग गायब, आधे लोग। और आप देखेंगे कि एक्चुअली इट्स नॉर्म कि जब भी ऐसे हो तो जो छुट्टियां आप डबल डीमेरिट पॉइंट का देखेंगे ना, तो थर्सडे से शुरू हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन के लिए गए। बिल्कुल यतीन जी, और आज स्टूडियो में जैसा आपने बताया 2 प्रदीप नहीं है, आज सिर्फ एक ही से काम चलाना पड़ेगा। और जो आपने छुट्टी का कारण बताया वो हम लोगों पर तो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो छुट्टी के दिन ही रेडियो का कार्यक्रम करते हैं। तो बट हाँ, लॉन्ग वीकेंड है तो काफी लोगों ने, जैसा आपने बताया कि फ्राइडे में छुट्टियां ली हैं। के लिए जो काम अलग हम लोगों को कार्य करता है। हाँ, अगर संभव हुआ, समय हुआ कार्यक्रम में, तो हम लोग प्रदीप जी से फोन पर भी बात करेंगे। पिछले दिनों वो हॉलीडे पर गए थे, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को अपडेट देंगे। तो आज के कार्यक्रम की आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है हमारा, और एंजाक डे की जैसी छुट्टी थी, और उसके बारे में कुछ जानकारी हम श्रोताओं को देंगे कि एंजाक डे क्यों मनाया जाता है, इसका क्या इतिहास है। सरिता जी ने बहुत सुंदर रिपोर्ट उसके लिए बना के भेजी है। और उसके अलावा इस महीने में जो है वो 2 लीजेंडरी बर्थडेज होते हैं, शमशाद बेगम और मन्ना डे। तो उनके ऊपर भी हमने कुछ कार्यक्रम तैयार किया है, उनके बारे में भी जानकारी और उनके सुंदर से गाने सुनाएंगे। और उसके अलावा खेल में आईपीएल चल रहा है, आधा आईपीएल हो चुका है, और उसके बारे में भी रिपोर्ट करेंगे क्या स्थिति है। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, उस पर भी काफ़ी चर्चा रहेगी। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा आईपीएल चल रहा है। बिल्कुल, और स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी, स्पेशली गोल्ड की प्राइस, काफ़ी भारतीय लोग जो है उससे चिंतित हैं कि भाई बहुत महंगा हो रहा है, उस पर उसके कारणों पर भी बात करेंगे। तो चलिए यतीन जी, आज का विचार जो है रंजना जी हम हमारे श्रोताओं को सुनाती हैं। तो रंजना जी, आज का विचार के लिए स्वागत है आपका। नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार हम सुनते हैं। यह सदगुरु के द्वारा कहा गया है कि अगर आप ये समझ लें कि आपका जीवन कितना क्षण भंगुर है और किसी भी पल में उलट पलट हो सकता है, तो आप इस धरती पर बहुत ध्यान से रहेंगे, क्योंकि कहते हैं जो बीत रहा है वो समय नहीं, वो जीवन है। और जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये जो एक एक पल बीत रहा है वो हमारा जीवन कम हो रहा है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, तब शायद हम अधिक ध्यान से अपने जीवन को जिएं। तो रंजना जी, बहुत सुंदर आज का विचार आपने बताया, जो कि जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में बताता है। वैसे तो यतीन जी, इसका आरंभ जो था वो कोविड के दौरान ही हो गया था, क्योंकि उस दौरान उन 3-4 महीनों में काफ़ी लोगों ने इस क्षण भंगुरता का एहसास किया कि सब कुछ आपके पास है, और लेकिन सडनली प्रकृति कुछ ऐसा खेलती है कि कुछ भी आपके हाथ में दिखाई नहीं देता। और आप देखिए ना, कोविड तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, मैं समझता हूँ उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने जीवन को भी देखेंगे ना, आप पाएंगे सड़क पर चल रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, फिर नहीं तो गॉन। आदमी सोचता है कि उसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी, इतना परेशान रहता है, ये है वो, लेकिन 1 सेकंड के लिए दुनिया नहीं रुकती है, सब कुछ चलता रहता है। ये सच्चाई है, आपके सामने है, सदियों से चल रही है, लेकिन
हम somehow ये सोचते हैं कि बस मैं ही हूँ। और बिल्कुल, अभी जिससे पिछले दिनों बॉन्डाई शॉपिंग सेंटर में मतलब लोग नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इतना सुरक्षित देश माना जाता है, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर हो या सड़क पर हो, और यहाँ पे मतलब लोग सुरक्षा का मतलब इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन देखिए, जो जिसका लीस्ट एक्सपेक्टेड था वो एक दिन ऑल ऑफ ए सडन हुआ, और देखिए 6 लोग जो कुछ लोगों के लिए जिंदगी उनकी सबकी बदल गई। वही क्षण भंगुरता वाली बात जो है, बिल्कुल। और जो दूसरा है कि मास लेवल, कभी कभी तो उपाध्याय जी, श्रोताओं आप भी कमेंट करिएगा, हम कहते हैं कर्मों का सब मिलता है। आप मुझे बताइए, इतने मास लोगों का, निर्दोष लोगों का, जिनका अब इतने मर रहे हैं, क्या कर्म रहा होगा? अब आप कहेंगे साहब उतने में से उन्होंने का पिछले जन्म का कर्म। अरे भाई, काहे का पिछले जन्म का? अब जैसे गाजा में इतने लोग मर रहे हैं, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ क्या जस्टिफिकेशन, लेकिन इतने लोगों का एक साथ ही कर्म खराब हो गया। वर्ल्ड वॉर हुआ, अब जैसे कोविड का आपने उदाहरण दिया, मिलियंस मर गए। कैसी कौन सी गलती कर दी थी भाई? बिल्कुल। लेकिन वो ठीक है। यह तो यतीन जी, जीवन का हर एक का, प्रत्येक व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है, और दर्शन हर एक की अपनी अलग विचार होते हैं सबके। भजन तो अच्छा सा बन जाए। लेकिन ये भजन एक्चुअली ये जो आज के विचार से बड़ा संबंधित भजन है संयोगवश, और ये बताता है कि आदमी का धार्मिक आचरण कैसा होना चाहिए, कैसी स्थिति में आदमी को कैसा करना चाहिए, और समय कैसे बदल जाता है। और अंत में यही बताता है कि यदि आप अपने जो अंतर मन जो आपका कहता है, जो अच्छी चीज़ है, अगर आप अच्छे कर्म में अपने को व्यस्त रखते हैं तो कभी जीवन में आपका बुरा नहीं हो सकता। तो जैसा कि हमने अच्छे कर्म, आपने जो बात बोला वापस ने संकट में डाल दिया मुझे। तो एक सुंदर सा एक विवाद का विषय है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे अच्छे कर्म सही में हमें देते हैं। नहीं, अच्छा है क्या? पहले तो मुझे यही नहीं मालूम है। अगर कोई भी मुझे, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, एक चीज़ का जवाब दे दें, मैं उनको अपना गुरु भी मान लूँगा। एक्चुअली ओपन मैं बोल रहा हूँ, क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ खराब, एक भी बता दें तो मैंने एक बार सुना था कि अगर आप कुछ भी करते हैं, आप सबसे लोअर जो एक तबका होता है समाज का, उसको ध्यान में रखिए, क्या ये उसके लिए सही है? अगर वो उसके लिए सही है तो शायद आप सही कर रहे हैं। नहीं, अब आपने शायद लगा दिया। ठीक है, तो भजन सुनाए। तो चलिए, और मन्ना डे जिनके ऊपर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका ये भजन मुझको व्यक्तिगत रूप से बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि इसको सुने और इसका अगर 5% भी अगर अपने जीवन में उतार लें तो जीवन में सुख ही सुख है। 5% उतारने की कोशिश करते तो श्रोताओं को बिना अधिक का प्रतीक्षा कराए हुए ये सुंदर सा भजन चंदा और बिजली फिल्म का है, और इस गाने को सुनिए। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके वन वन में। जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके वन वन में। राह अकेली रात अंधेरी, मगर रतन है दामन में। साथ न जिसके चलता कोई, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि।
किस्मत कुंवर कन्हैया स्वाद न जाने माखन का। हाय रे किस्मत कुंवर कन्हैया स्वाद न जाने माखन का। हंसी चुराए फूलों की वो कंस है माली उपवन का। भूल न पापी मगर पाप की, भूल न पापी मगर पाप की, ज्यादा नहीं दुकान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले। एक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अजब है कैसी प्रभु की माया माला से बिछुड़ा दाना। अजब है कैसी प्रभु की माया माला से बिछुड़ा दाना। ढूंढे जिसे मन सामने है वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। अगर अच्छा है तेरा किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा साफ तो प्यारे घर में मथुरा काशी है। सच्चाई की राह चलो रे, सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले। लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। श्रोताओं, हमारे साथ में आज हमारी एक यंग वॉलंटियर्स भी आई हैं। उनका नाम है रैना। रैना जी, आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो रैना जी, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि आप यंग हैं, तो लोग जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। तो ऑब्वियसली मेरा नाम रैना है, आपने पहले इंट्रोड्यूस कर लिया है। आई एम 19 years old। अभी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, UNSW में। मैं एक्चुअरियल स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस अभी कर रही हूँ। यू मस्ट बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन टेल यू दैट। या नहीं, आई एंजॉय द कोर्स अ लॉट। आई एंजॉय मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो लाइक अच्छा लगता है मुझे। मैं ऑल्सो जिम्नास्टिक्स भी मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है, तो मैं अभी कोच कर रही हूँ जिम्नास्टिक्स। आप कोच कर रही हो? यस।
तो यू हैव एनी लिमिट ऑफ एज की जो आपका स्टूडेंट बन सकता है? नहीं, हमारे यंगेस्ट स्टूडेंट्स 1 year 3 months old है. Eldest मैं older की बात कर रहा हूँ. Youngest and eldest 16 years old. Okay, तो do I have a chance? Anyone, it's never too late to start. तो आज श्रोता हमारे साथ रैना जी भी रहेंगी. तो रंजना जी, एंजाक डे, इसके बारे में आपने थोड़ी तैयारी भी करी है. बताइए आपके क्या विचार हैं एंजाक डे के बारे में? एंजाक डे एक जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी उनकी याद में मनाते हैं. जैसे सब जानते हैं, एक बहुत अच्छा सा रिपोर्ट भी सरिता जी ने आज तैयार किया है एंजाक डे पे. और कुछ भारत के जो नौजवान उस समय अपनी उन्होंने बलिदानी दी थी, वो भी एक याद करने का है हमें मौका. ये बिल्कुल रंजना जी, एक्चुअली ये एंजाक डे जो है उतना ही महत्वपूर्ण भारतीयों के लिए भी है. कारण उसका यह है कि यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटना है, जो कि 1915-20 के आसपास जो था हुआ था. तो उस समय भारत जो था अंग्रेज़ों के अधीन था. तो जहाँ जिससे अंग्रेज लोग युद्ध करेंगे उसके साथ फिर भारतीय फ़ौज भी रहती थी, तो इसलिए भारतीय फ़ौज ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था. और यतीन जी, इसमें एक बड़ा एक राजनीतिक इसका एक एंगल भी है कि भारत में स्वतंत्रता के लिए तो संघर्ष चलता ही रहा है कि भाई अंग्रेज़ों के लिए 1857 में हुआ था. और उसके बाद जो था वो हमेशा, चूँकि वो अंग्रेज़ों को बाहर का माना गया और जाहिर बाहर से आके वो राज करते थे, तो एक लोकल लोग पसंद नहीं करते थे कि भाई हमको आज़ादी लेनी है. तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो एक मना कर दिया था कि हम आपका साथ नहीं देंगे, कि भाई ये कोई हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है. तो अंग्रेज़ों ने, बताया जाता है कि वादा किया था कि अच्छा ये युद्ध समाप्त होने, इसमें हमारा साथ दे दो, उसके बाद हम लोग आप लोगों को आज़ाद करेंगे. और फिर वो वादा पूरा नहीं किया गया. तो उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था 1940-45 के आसपास, तो तब भी फिर वही बात आई कि जब एक बार वादा आप मुकर चुके हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं. तो उसी के चलते अगर आप देखें, तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी, जापान के साथ थी. जी. तो मतलब ये था कि इन पे भरोसा नहीं करते थे अंग्रेज़ों पे. एक फैक्शन ऐसा था. एक ने दोबारा भी भरोसा किया कि चलो इस बार शायद तुम कर दोगे, लेकिन हाँ, दूसरा फैक्शन ऐसा भी था कि नहीं तुमने. आपने अभी एक फिल्म आई थी वीर सावरकर, जिसका हमने प्रमोशन भी करा था अपने प्रोग्राम पर. हमने कई लोगों को टिकट भी दिए थे. तो मैंने तो एक्चुअली मैं इतना उससे प्रभावित हुआ, तो मैंने पूरा उसका शो ही बुक करा और पूरा हॉल और उस देखा. जो इतिहास है ना हमारा, जो हम जानते हैं वो है नहीं. उसमें जो वीर सावरकर ने जो रोल अदा करा था और जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने उनको ट्रीट करा, वो बहुत ही दुखद वाली बात है. जो हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री माना जाता है, वो इतना देश के खिलाफ बात करेगा, इतना काम करेगा, वो सोचना भी मुश्किल हो जाता है. यतीन जी, ये अब विवादपूर्ण बात हो रही है, क्योंकि कुछ लोग जो है तो है. हाँ, नहीं ठीक है, खैर अपने अपने विचार हैं सबको. कुछ लोगों को मैं इस चीज़ को जानता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उस परिवार का वो जो भी होगा वो करते हैं. वो सोचते हैं कि उस परिवार ने देश के लिए सब कुछ दे दिया है. ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो बात है, जो चूँकि एंजाक डे की आप बात कर रहे हैं, यहाँ कुर्बानी की आप बात कर रहे हैं, इतने लोग मरे हैं, उसकी बात कर रहे हैं. और भारत में एंजाक डे का कुछ वो भी नहीं है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है शायद. हाँ, कुल मिला के इस पूरे संदर्भ को मैं अगर समअप करना हो तो मैं यही कहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिला. और शायद कुछ लोगों ने कम किया था, उसके लिए उनको अधिक याद किया जाता है. और सब राजनीतिक कारणों से होता है, जिसको हम कहते हैं कि इतिहास ने न्याय उनके साथ नहीं किया. तो इसका एक और प्रभाव है उपाध्याय जी की जो पुस्तकें हैं उसमें भी कुछ चीज़ों को अधिक महिमा मंडित किया गया और कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से ध्यान नहीं दी गई. जिन चीज़ों पे वो सब भी एक, तो जो हम लोग जो जिस एरा के प्रोडक्ट हैं उसमें बिल्कुल गलती समझे. अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ नया सीखना होगा, नया जानना होगा.
हाँ, एक्चुअली यह एक अलग विषय है, क्योंकि हमारे दौर में गूगल नहीं था, तो जो पुस्तक हमको क्लास में पढ़ाई जाती थी उसी को हम पूर्ण सत्य मान के समझते थे और वही उस विश्वास करते थे। आज जो है हर चीज़ क्रॉस वेरीफाई हो जाती है कि नहीं, इसमें थोड़ा सा रिलायबल कंटेंट नहीं है। तो ये मुझे हमेशा ही खटकता है, क्योंकि मैंने जब NCERT की पूरी पढ़ाई की +2 तक, तब मैं अकबर, उसके पूरे परिवार, बाबर कबाए से लेकर औरंगजेब तक सब कुछ पढ़ा, लेकिन मुझे शिवाजी के बारे में नहीं पता था। ये कितनी बड़ी त्रासदी है। जबकि एक पूरा उस एरिया को उन्होंने रूल किया है, जैसे ये लोग नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और इधर का करते थे, वैसे हमारे साथ में बहुत गलत हुआ है। आप जिसको प्रमोट करिए वो अलग की बात है, लेकिन सच्चाई तो बताइए कि इसने ये काम करा, बात खत्म हो गई। लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए एंजाक डे की छुट्टी बताइए, यतीन जी बताइए आपने कैसे मनाई? मैंने छुट्टी कैसे मनाई, अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं नहीं गया, लेकिन पहले मैं सवेरे उठ के जाता था, तो उसमें टिकट भी नहीं लगता था। अगर रेलवे फ्री होते हैं, रेलवे का टिकट, तो आप जाते हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अपना हर मोहल्ले में होता है, यहाँ पे बरगुड़ में भी होता है, स्टैचपुर में भी, हर जगह होता है, सब काउंसिल को लोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जो यहाँ पे जब हम अटेंड करते हैं कि क्या हमने कुछ नहीं करा है एज ए इंडियन, कोई उसका जिक्र नहीं होता है। इतने भारतीय मारे गए हैं, उसका कहीं पे नामो निशान नहीं है, तो डीलिंग फील करता है। और एक नया इस बार में मुझे अनुभव हुआ, एक हमारा स्टाफ है, वो चाइनीज़ बैकग्राउंड के हैं, तो मैंने उसको पूछा कि तुमने क्या करा, तो कहता मैंने फास्टिंग करी, आई डोंट ईट ऑन एग्जैक्ट डेट में। अरे ये कैसे हो गया भाई? तो उसका ये था कि इतने लोगों का मारे जाना, हाउ यू कैन ईट। उसने मुझे थोड़ा सा सोचने पे विवश करा कि आर वी सेलिब्रेटिंग द डेथ। मैंने कहा नहीं, आप डेथ को सेलिब्रेट नहीं करो, हमारी आज हम इतने स्वतंत्र हैं, आज हम आ जा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, ऑक्यूपेशन से हमें बचाया है, उसमें लोग मरेंगे, ये सच्चाई है। तो आप रहना कैसे सोचते हो एंजाक डे के बारे में? एंजाक डे के बारे में देखो, मैं यहाँ पर ही बड़ी हुई हूँ, स्कूल जो सिखाते हैं अभी मेरे दिमाग में वही है। तो जैसे जो सोल्जर्स ने इतनी कुर्बानी की है, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हिंदुस्तानी लोग ये लड़े वही कह रहे थे, मुझे मालूम ही नहीं था। तो नहीं है। ये सब सुन के मुझे एकदम डिफरेंट एंगल दिखाई दे रहा है डे पर, तो इट्स गुड। तो बहुत अच्छा। छुट्टी बताइए आपने कैसे? उस दिन तो छुट्टी थी, तो उस दिन अनफॉर्चुनेटली मुझे डे आफ्टर एग्जाम था, तो मैं तो बस पढ़ रही थी। ये वाला जो होता है डे आफ्टर एग्जाम वाला जो। तो चलिए एंजाक डे की माहौल बन गया है, तो हमारे कुछ श्रोताओं ने यतीन जी आग्रह किया था कि कुछ गाना जो है हमको देशभक्ति के सुनाने चाहिए। सामान्यतः हम लोग जो है वो 26 जनवरी या 15 अगस्त उसके कार्यक्रम को जो है प्रोग्राम समर्पित करते हैं, खूब देशभक्ति के गाने सुनाते हैं, लेकिन एंजाक डे पर भी बनना चाहिए। और मुझे बात बहुत उचित लगी, तो क्यों ना एक हमारी सरिता जी एक रिपोर्ट लाई है, बट उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा देशभक्ति का गाना जो कि बिल्कुल युद्ध के बारे में बताता है और वो फिल्म हकीकत से लिया गया है, तो वो सुंदर सा गाना श्रोताओं को सुनाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट सुनाएंगे। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। श्रोताओं, ये संदेशा हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का। रंजना जी, जैसे कि हमने अपने उसमें भी लिखा है कि वी आर गोइंग टू हैव पहली, तो कलर्स ऑफ इंडिया का लंच है, डिनर। वाह, यहाँ तो बड़ा अच्छा है। अभी 3 लोग जीत चुके हैं पिछले 3 हफ्तों में, तो देखिए इस बार का कौन विनर रहता है, लेकिन वो सबको निर्भर करेगा कि आपकी पहली क्या है। जी श्रोताओं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दीजिए, और जैसा कि यतीन जी ने बताया, प्लीज़ डोंट मिस, हमारे पास डिनर और लंच का एक अवसर है। तो चलिए सुनते हैं आज का सवाल। अभी उपाध्याय जी ने बताया था कि मन्ना डे साहब का जन्मदिन 1 मई को होता है, और उनसे रिलेटेड ये सवाल है। आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? तो चलिए सुनते हैं। मन्ना डे जो एक महान गायक और संगीतकार हैं, उनका असली नाम क्या है? जवाब दीजिए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, तो एक तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिखिए,
और अगर आप उसके सदस्य नहीं हैं तो आप मुझे सीधा भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791, 0421-590-791। और प्रश्न है मन्ना डे का असली नाम क्या है? फिल्मी नाम नहीं, असली नाम क्या है? तो एक उपाध्याय जी हमारे बिल्कुल सरिता जी, जैसे हम लोग एंजाक डे के बारे में इतनी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक रिपोर्ट का संकलन किया है और उसमें बड़ी रोचक जानकारी एंजाक डे के बारे में है, तो क्यों श्रोताओं के साथ साझा किया जाए। नमस्कार श्रोताओं, मैं सरिता सोनी रेडियो दर्पण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एंजाक डे के बारे में बात करेंगे। अपनी मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संदर्भ में कहा है कि कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। ये भारत माता कौन है जिसकी वह जय चाहते हैं? मेरा प्रश्न उन्हें कभी मनोरंजक लगता और कभी चकित कर देता। उनको ठीक समझ नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दें, और तब वे एक दूसरे की ओर देखते और फिर मेरी ओर देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता। आखिर एक हट्टा कट्टा व्यक्ति जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है, ये भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी? प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते और आखिर कहते कि भारत वह कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया कराते हैं, यह सब हमें प्रिय हैं। लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई खोज कर ली हो। जी हाँ, देश का कितना सुंदर वर्णन है ये। साथियों, किसी भी देश की पहचान वहां रहने वाले लोगों से होती है। वहां रहने वाले लोगों की सोच, उनका व्यवहार और मानवता के विकास में उनकी तमाम पीढ़ियों द्वारा किए गए प्रयास उनकी पहचान बनते हैं और इतिहास लिखते हैं। हर देश की तरह ऑस्ट्रेलिया का भी अपना एक अतीत है, कुछ यादें हैं, और उनमें से ही एक गौरव और वीरता की यादों को मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में हर साल 25 अप्रैल को एंजाक डे मनाया जाता है। एंजाक का मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर्मी कॉर्प्स है। एंजाक दिवस 25 अप्रैल 1915 को गैलीपोली तुर्की में ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सैनिकों की लैंडिंग के सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। जब ग्रेट ब्रिटेन ने 1914 में बेल्जियम पर आक्रमण के लिए जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड डोमेनियन के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वतः ही स्वयं को युद्ध में शामिल मान लिया। 25 अप्रैल 1915 को भोर में मित्र राष्ट्रों के लगभग 70,000 सैनिकों का दस्ता गैलीपोली में उतरा। इस दस्ते का उद्देश्य इस्तांबुल तक गाड़ी से जाकर टर्की को युद्ध से बाहर करना और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में रूस को आपूर्ति प्रदान करना था। इन 70,000 सैनिकों में से 20,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के सैनिक थे। यह एक साहसिक कदम था, पर सैनिक पहले दिन अपने निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने में विफल रहे। अंततः 1915 के अंत में पीछे हटने से पहले 8 महीनों तक वे उस जमीन पर टिके रहे जिस पर उन्होंने कब्जा किया था।
दोनों पक्षों की भारी क्षति के बाद मित्र देशों की सेना को हटा दिया गया। अनुमान है कि 8,700 ऑस्ट्रेलियाई और 2,700 न्यूजीलैंड वासी इसमें शहीद हुए। एक साल के बाद 1916 में लैंडिंग की पहली वर्षगांठ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और मिस्र में सैनिकों द्वारा मनाई गई। उस वर्ष 25 अप्रैल को ऑस्ट्रेलियाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री जॉर्ज पियर्स द्वारा आधिकारिक तौर पर एंजेक दिवस इसको नाम दिया गया था। आज हम जिस एंजेक परंपरा की बात करते हैं उसका अर्थ साहस, सहन शक्ति और मित्रता के आदर्श हैं, जो आज के समय में और भी प्रासंगिक हैं। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा 21 अप्रैल 2024 को चेरी ब्रुक में भारतीयों और एंजेक्स के इस साझा इतिहास को मनाने के लिए एक सुंदर और सफल समारोह का आयोजन किया गया। भारतवर्ष और ऑस्ट्रेलिया के इस आत्मीय मिलन पर प्रस्तुत है हिंदी कवि शिरोमणि रामधारी सिंह दिनकर की सुंदर कविता पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। इन मनमोहक पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे सुनने के लिए आभार। आप सभी को यह प्रस्तुति कैसे लगी इसको हमको जरूर बताइएगा। मुझे सुनने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। आशा करते हैं श्रोताओं को एंजेक डे की जानकारी पसंद आई होगी। और जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने वादा किया था कि आज दो दिग्गज गायकों का हम आज ट्रिब्यूट कर रहे हैं और वी स्टार्ट विद लेडीज़ फर्स्ट, तो शमशाद बेगम। लेकिन मन्ना डे का हमने क्विज में कर दिया है तो दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं। तो एक बार फिर रंजना जी क्विज का सवाल बताइए ताकि जिन लोगों ने कार्यक्रम देर से आरंभ किया हो वो लोग हमारी क्विज मिस न कर जाएं। जी हाँ श्रोताओं, तो मैंने चैट पर भी डाला है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ मन्ना डे? मन्ना डे का असली नाम क्या है? आप प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्ड करें। यतीन जी ने अपना नंबर भी दिया है, कहीं पर भी आप मैसेज या चैट से ये जवाब दे सकते हैं। 0421590791 पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए शमशाद बेगम से शुरुआत करते हैं। तो रंजना जी बताइए, शमशाद बेगम तो इतने पुराने दौर की गायिका हैं, तो यहाँ आप तो क्या मेरे ख्याल से आपके पेरेंट्स का भी जन्म नहीं हुआ होगा, उस समय से उन्होंने गाना शुरू किया है। तो आप एक नई पीढ़ी के तौर पे उनको गायिका के रूप में कैसे देखती हैं, उनके गानों को कैसे पसंद करते हैं? जी उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं दर्पण रेडियो का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि दर्पण रेडियो के माध्यम से मुझे शमशाद बेगम की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने का मौका मिला। मैं उनका नाम शायद जानती थी कि शमशाद बेगम एक गायिका हैं, उसके अलावा शायद मैं कुछ नहीं जानती थी। कुछ ऐसे गाने जो ऐसे नाजल ट्वैंग वाले होते हैं, जो बहुत पुराने गाने जो हम सुनते हैं और हमको याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं नई पीढ़ी को बताऊं कि अब जो शमशाद बेगम के गाने हुआ करते थे उसके रीमिक्स बनते हैं और वो इतने पॉपुलर होते हैं। आपने शायद सुना होगा ये सब रीमिक्स विथ लॉट्स ऑफ म्यूज़िक, सैया दिल में आना रे, मेरे पिया गए रंगून, और ये सब इसके पीछे जो आवाज़ है वो शमशाद बेगम की आवाज़ है। और आप जब ये जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, जब हम और अधिक जानेंगे दर्पण रेडियो के माध्यम से, तो हमें पता चलेगा कि शमशाद बेगम एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायिका थी और उनकी गायकी को उभरने में बहुत सारी बाधाएं थी। उनके पिताजी खुद कहते थे कि तुम गाना नहीं गा सकती हो, और एक शर्त पर वो तैयार हुए थे कि तुम्हारी फ़ोटो कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आनी चाहिए, तुम एक पर्दे के पीछे रहकर गाओ और अपनी ज़िंदगी उसी में
में बिता दी, उन्होंने गाती रहीं, लेकिन उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उभर कर सामने आई। कहा जाता है कि लता मंगेशकर उनसे इतनी इंस्पायर्ड थी, जब उन्होंने गाना शुरू किया, आप उनके गाने जब सुनेंगे शुरुआती दौर के गाने, तो उस पर काफ़ी शमशाद बेगम का असर दिखता है, वो उस तरीके से गाती थी। तो इस तरीके का उनका एक था फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल। एक्चुअली इसको थोड़ा परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि सामान्यतः गायकों को पर्दे पर आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस ज़माने में प्लेबैक सिंगिंग नहीं हुआ करती थी। जो गायक होते थे वही एक्टिंग किया करते थे। मिक्सिंग के इतनी टेक्नोलॉजी उस समय उपलब्ध नहीं थी, तो जिसकी आवाज़ अच्छी हो और जिसकी अपीयरेंस अच्छी हो उसी को फिल्म में काम करने का मौका मिलता था। तो वही जो आपने बताया, शमशाद बेगम को जब हुआ कि गाती बहुत अच्छा है, तो इस शर्त के साथ भेजा गया कि आप जो है एक्टिंग नहीं करेंगी, सिर्फ गाना ही गाएंगी। तो चलिए, बहुत सुंदर जानकारी रंजना जी आपने दी, और आगे भी हम और सुंदर उनकी जानकारी आगे देते रहेंगे, क्योंकि डेडिकेटेड प्रोग्राम है उनके लिए। तो क्यों ना एक सुंदर सा उनका गाना, एक 1960 के दशक में एक बहुत सुपरहिट पिक्चर आई थी मुगले आजम, और उसमें एक गाना जो था, जो कि एक कंपटीशन के तौर पे गाया जाता है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, जिसमें लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने आवाज़ दी थी। बहुत हिट गाना हुआ था, आज भी सुनो उतना ही अच्छा लगता है। तो उसी से क्यों ना शमशाद जी का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जी बिल्कुल। कभी अपने हुजरे से हमारी महफिल में भी आओ। महफिल? आज की रात हमने बैतबाजी की महफिल आरास्ता की है। क्या ही अच्छा होगा, एक तरफ तुम होगी और एक तरफ मैं, और हमारी हार जीत का फैसला साहिब आलम के अख्तियार में होगा। घड़ी भर को
घुट के मर जाना, तड़पना चुप के जी हाँ, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुपके आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। तुम्हारा ख्याल इस फूल का मुस्तहिक है, तुम्हारा नजरिया ये है अनारकली। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटाकर हम भी देखेंगे। तुम्हारे समय ये कांटे आए हैं। सही नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। तो यतीन जी, ये कांटों को मुरझाने का डर नहीं होता है। ये भी जीवन का एक फलसफा है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी शिक्षा देता है। हालांकि एक इसको बड़ा अपने दौर में बहुत ही प्रचलित हिट संवाद रहा था कि, लेकिन आई थिंक एक जो नेगेटिविटी में अगर पॉजिटिविटी भी कोई ढूंढना चाहे तो आई थिंक उसको प्रेरित करता है कि अगर मैं थोड़ा और मैं जिस तरीके से कहता हूँ उसको कि भगवान ने कुछ भी गलत या सही नहीं बनाया है, आप उसको गलत या सही बनाते हो, अच्छा या बुरा बनाते हो। अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस जिसको बोलते हैं कि बुरा वक्त आता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए होती है। ही होती है, अगर आप ही होती है, नॉट भी। तो एक हमारा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। Or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405. That's 80959405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो यतीन जी, आशा करते हैं श्रोताओं को ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। और जैसा कि हमने बताया, ये फिल्म मुगल आज़म थी जो कि 1960 में आई थी और इसको आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम ने। और इसका फिल्मांकन हुआ था मधुबाला और निगार सुल्ताना के ऊपर। और जैसा कि जानते हैं वो संगीत जो था वो नौशाद का था जिसको शकील बदायूं ने लिखा था। तो रंजना जी, ये कांटे और फूल का जो प्रसंग था वो दिखाता है कि आपका नज़रिया अपने जीवन के कुछ जो नकारात्मक पहलू हैं उसको भी आप पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। तो ये एक काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच है। और मुझे याद आ रहा है कि एक जब सुशांत सिंह राजपूत जो नहीं रहे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की एक्टिंग की थी फिल्म में, और तब किसी ने उन पे ये कमेंट किया था कि महेंद्र सिंह धोनी लुक्स मच बेटर देन यू। एंड देन उन्होंने रिस्पॉन्स किया था कि हाँ मुझे पता है और इसलिए मैं उस लुक को कंपनसेट कर रहा हूँ अपनी एक्टिंग से। तो ये काफ़ी कितना पॉजिटिव आप देख सकते हैं किसी नकारात्मक संवाद को, किसी नकारात्मक सोच को, नज़रिया
मेरे ख्याल से इस आउटलुक की आजकल ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है कि आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो ट्रोलिंग होते उसमें देर नहीं लगती। तो अगर इस तरीके की आप सोच रखते हैं कि हाँ लोग आपके बारे में नेगेटिव एकदम बोल रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप सकारात्मक ढूंढ सकते हैं। देखिए उसका तो एक सिंपल है, डू नॉट लुक एट, या तो आप इग्नोर करें, या अगर आप लुक वो इग्नोर करने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। पर इसमें ये भी है, अगर लोग अपने वैल्यूबल टाइम आपके पोस्ट पे या आपके कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, तो आपको उससे कोई कॉम्प्लीमेंट समझना चाहिए, दैट समवन इज टेकिंग टाइम आउट ऑफ द डे टू इवन लुक एट योर स्टफ। मतलब आप कुछ तो सही कर रहे हो कि आपने उनका टेंशन ग्रैब किया है। सही बात है। लेकिन एक और जो होता है, जब आप बिल्कुल उसमें चले जाते हो, बिल्कुल सोशल मीडिया में काफ़ी हो, तो आपने मान लिया, सब स्वीकार कर लिया, बात खत्म, बट यू डोंट गेट इन्वॉल्व, डोंट टाइम रिस्पॉन्ड करना हर एक को। अब मान लो किसी ने गाली दी है, अब आप उसको बोलो तेरी कैसे हुई है, तो अब वो बेकार कर दिया आपने, जस्ट इग्नोर। जिसने जो कहा है सर मार तुमने बोल दिए, कांटे दिए, ठीक है। उसके अलावा रैना जी क्या होता है कि स्पेशली सोशल मीडिया में जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ कमेंट करते हैं, तो कुछ लोग जो है पर्टिकुलर एक एजेंडा के तहत उसको भी ट्रोल करते हैं कि अच्छा ये इसको ऐसा हुआ, इसको हमको ड्रैग करना है, तो इसमें क्या कमी हम निकाल सकते हैं। उनकी इंटेंशन नहीं होती है कि भले ही कोई अच्छी चीज़ कही हो, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको करें। तो ऐसे मौके पर सही बात है, अपना धैर्य आदमी को दिखाना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है आपकी प्रतिक्रिया है, मैंने अपनी अच्छी भावना से ये बात कही थी या ऐसा मैंने किया, और बाकी आप लोग उसको कैसे लेते हैं आप अपनी उस पर जारी रखिए। तो डिपेंड्स आल्सो कि हु यू आर आल्सो, यू हैव टू रिस्पॉन्ड, आपका काम है तो फिर आप वो करिए। लेकिन आप हम जैसे लोग हैं, अगर कोई मुझे गाली भी देता है, भाई ठीक है, अभी क्या मैंने गाली नहीं ली है, खत्म हो गई बात, भाई ये तो मेरे हाथ में है ना। और सार है कि बी पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप हो ना हो, बट बी पॉजिटिव। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ रंजना जी, आपने क्या करा है इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसको गाली देनी है वो देगा, वो भरा हुआ है, उसके पास कुछ और है नहीं। अब आप कहोगे आपकी कुशलता इसमें है कि आप उसको कितने सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हाँ, ये स्वभाव होता है। इवन जैसे हम कई बार चर्चा होती है, जैसे पिछले दिनों राम मंदिर हुआ था, तो रामचंद्र जी के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, और रामचंद्र जी का ऐसा कैरेक्टर है कि उसमें कमी आदमी को पता नहीं, चश्मा लेके ढूंढेगा तभी शायद कहीं कुछ निकल पाए कि रामचंद्र जी के व्यक्तित्व में क्या कमी थी। जिसको बट जिनको ढूंढने हैं वो ढूंढ के ऐसी ऐसी लेके आते हैं कि हाँ ऐसा किया उन्होंने, ऐसा क्यों नहीं किया। और तो मैंने बताया ना कि वो अगर आपका चश्मा वैसा, जो सबसे बड़ी उनकी है कि भाई माता सीता को 14 साल के लिए आप कैसे लेके जा सकते हो, बात सही भी है। नहीं, लेकिन मैं इसके अंदर एक सकारात्मक सोच देखती हूँ कि जब लोग उन चीज़ों को उजागर करते हैं, तब ये जानने का मौका मिलता है कि उसके पीछे की सोच क्या थी। जैसे कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया आने के बाद, जब उन्होंने कुछ लोगों की कानाफूसी सुनी, लेकिन तब उसके मैं कुमार विश्वास को सुन रही थी, और कुमार विश्वास कहते हैं कि इस चीज़ को राम ये दर्शाते हैं कि वो एक राजा हैं, उनको अपनी जनता को भी सुननी पड़ती है, वो अपने स्वार्थ में कोई फैसला नहीं लेते हैं। तो ये नहीं है कि वो जानते हैं कि सीता है, उनकी पत्नी है, उनको पता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कभी कभी करनी पड़ती हैं। एक इंसान किस रूप में है, अगर वो राजा के रूप में है तो उन्होंने जो उस समय का जो डिसीजन लिया वो राजा के रूप में लिया, ना कि पति के रूप में लिया। अब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो पति के रूप में कर रहे हैं राम। बिल्कुल मिक्स कर देते हैं दो चीजों को, बिल्कुल। और लेकिन क्रिटिक्स हमेशा वेलकम, मतलब आपको निंदक नीरे राखे आंगन को छवाए। जी, तो चलिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए शमशाद बेगम पर एक बहुत सुंदर एक ऑडियो फीचर यतीन जी लेके आए हैं श्रोताओं के लिए, जिसमें उनके बारे में उनके पूरे जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी जो है कि क्या क्या कैसे उनका कैरियर बना, और क्या उसके अलावा रंजना जी भी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आई हैं जो कि उसके बाद बताएंगे। तो चलिए पहले वो एक उनकी बायोग्राफी के बारे में बताते हैं। के अंदर सबसे मुख्तलिफ आवाज की मलिका शमशाद बेगम। राजा बन के आना रे,
पिता का नाम मियां हुसैन बख्श, जो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शमशाद बेगम फिल्मों के लिए गाए। पर नन्ही सी शमशाद किस तरह से संगीत की दुनिया में आ गई, ये भी एक अनोखी दास्तां है। बात है सन 1924 की, जब शमशाद बेगम मात्र 10 साल की थी और स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने शमशाद बेगम की आवाज को सुना और इतनी इम्प्रेस हुई इस आवाज से कि ठान लिया कि अब जब भी स्कूल में प्रार्थना होगी तब ये 10 साल की लड़की लीड करेगी और बाकी के स्टूडेंट्स इसके पीछे गाएंगे। सन 1933 के आते आते शमशाद बेगम ने पब्लिक परफॉर्मेंस भी शुरू कर दी थी। हालांकि इनके पिता इस बात के पक्ष में नहीं थे कि ये गाना गाएं, पर शमशाद बेगम के मामा जान इन्हें चुपके से एक रिकॉर्डिंग कंपनी में ले गए, जहां पर शमशाद बेगम की आवाज का टेस्ट किया गया। और रिकॉर्डिंग कंपनी के मालिक इतने मुतासिर हुए इस आवाज से कि फौरन एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पर परिवार की तरफ से मुखालफत थी। ये कहना मुश्किल था कि वाकई शमशाद उस कॉन्ट्रैक्ट पर खरी उतर पाएंगी, क्या वाकई ये गाना गा पाएंगी। बहुत मनाने पर इनके पिता ने एक शर्त रखी कि तुम गाना जरूर गाओगी पर पर्दे में गाओगी और कभी तुम्हारी कोई तस्वीर अखबार में नहीं छपनी चाहिए। इस शर्त को मानने के बाद शमशाद बेगम की गायकी का करियर शुरू हो गया। पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये वो दौर था जब के.एल. सहगल सुपरस्टार माने जाते थे। फिल्मों के अंदर सिर्फ अभिनय ही नहीं करते थे बल्कि गाने भी गाया करते थे और नौजवान पीढ़ी के.एल. सहगल से खासी मुतासिर थी। बहुत से कलाकार सहगल ही बनना चाहते थे, उनमें से एक शमशाद बेगम भी रही। और इसी बात पर शमशाद बेगम के सामने फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका भी आया। पर चूंकि इनके पिता ने शर्त रखी थी कि ये कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगी, तो शमशाद बेगम ने गायकी को चुना और फिल्म एक्टिंग को अलविदा कह दिया। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया तुम्हारी है। हालांकि उस जमाने में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में और पेशावर में शमशाद बेगम की आवाज गूंजा करती थी। 30 और 40 के दशक में शमशाद बेगम ऑल इंडिया रेडियो में गाने गाया करती थीं। इनके ग्रुप का नाम था द क्राउन इंपीरियल थिएट्रिकल कंपनी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कि दिल्ली में स्थापित की गई थी। ऑल इंडिया रेडियो लाहौर ने शमशाद बेगम की काफी मदद की। बार बार इनके गाने सुनाए जाते थे और इनकी आवाज का जादू ऐसा चढ़ा कि फिल्मों में भी ये बतौर प्लेबैक सिंगर आ गयी। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। उस जमाने में शमशाद बेगम उन पहली गायिकाओं में से रहीं जिन्होंने बतौर प्लेबैक सिंगर काम शुरू किया था। म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने भी शमशाद बेगम का खूब साथ निभाया। सन 1944 में गुलाम हैदर मुंबई आए और साथ में शमशाद बेगम भी आ गयीं। देश का बंटवारा हुआ, गुलाम हैदर पाकिस्तान चले गए, पर शमशाद बेगम मुंबई छोड़कर नहीं गईं और 40 के दशक से लेकर 60 के दशक तक शमशाद बेगम ने खूब ऊंचाइयां देखी। साथी गायिकाएं रहीं नूर जहां, मुबारक बेगम, सुरैया, सुधा मल्होत्रा, गीता दत्त। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब ने कई बार इस बात को अपने इंटरव्यूज में माना है कि अगर शमशाद बेगम की आवाज उनके संगीत का साथ न देती तो नौशाद साहब के लिए अपना मकाम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि शमशाद बेगम की आवाज ने इनके संगीत को 4 चांद लगा दिए। और ओपी नैयर, जिन्होंने लता मंगेशकर के साथ कभी काम नहीं किया, वो शमशाद बेगम की ही आवाज को लेकर आगे बढ़े।
यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घायल किया रे तूने मोरा जिगर। ओपी नैयर शमशाद बेगम को लाहौर के दिनों से जानते थे और खुद नैयर साहब ने कहा है कि शमशाद बेगम की आवाज मंदिर में गूंजती घंटी की तरह है जो सीधे दिल में घर कर जाती है। ये किस्सा भी मशहूर है कि 40 के दशक में मदन मोहन और किशोर कुमार शमशाद बेगम के साथ बतौर कोरस बॉयज की तरह गाने गाया करते थे। ये वो वक्त भी था जब शमशाद बेगम ने मदन मोहन से एक वादा किया था कि जब तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनोगे तब मैं तुम्हारे लिए जरूर गाऊंगी और अपनी फीस भी आधी ही लूंगी। और किशोर कुमार के लिए कहा था कि फिल्म संगीत में इसकी आवाज इतिहास रच देगी। ये बात भी गौर करने लायक है कि शुरुआती दौर में लता मंगेशकर और आशा भोसले से ये कहा जाता था कि वो शमशाद बेगम के स्टाइल में ही गाने गाएं और यही वजह रही कि सन 1944 से लेकर सन 1956 तक कई गाने लता जी और आशा जी ने गाए हैं जिनमें शमशाद बेगम की आवाज की छवि नजर आती है। शमशाद बेगम एक ऐसी कलाकार रहीं जिन्होंने अपने परिवार की सारी बातें मानी एक बात को छोड़कर, और वो थी मोहब्बत। मोहब्बत के आगे आखिर किसका जोर चलता है। शमशाद बेगम को गणपत लाल भट्टो से प्यार हो गया जो कि पेशे से एक वकील थे। ये प्रेम संबंध इनके परिवार के किसी भी इंसान को कतई गवारा नहीं था, पर शमशाद बेगम ने मात्र 15 साल की उम्र में गणपत लाल भट्टो से शादी कर ली। इससे इन्हें एक बेटी हुई जिनका नाम है उषा रात्रा, जिनकी शादी लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश रात्रा से हुई। सन 1934 में ये शादी हुई थी और सन 1955 में इन दोनों का साथ छूट गया। एक एक्सीडेंट में गणपत लाल भट्टो की मृत्यु हो गई। शमशाद बेगम बुरी तरह टूट गईं। और सन 1955 के बाद फिल्मों में गाना कम कर दिया। ये वो वक्त था जब शमशाद बेगम एकदम ऊंचाई पर थीं और लता मंगेशकर शुरुआत ही कर रही थीं। और सन 1965 के आते आते एक तरह से शमशाद बेगम ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, पर कुछ गिने चुने कंपोजर्स के लिए ये काफी लंबे समय तक गाती रहीं। ये बात भी हैरान करती है कि शमशाद बेगम के गाए हुए बहुत से गानों को रीमिक्स किया गया। वो दौर वाकई सुनहरा दौर था जब जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, जबरदस्त गीतकार थे और शमशाद बेगम की एक अनोखी आवाज रही। और यही वजह रही कि बदलते वक्त में इनके बहुत से गानों को रीमिक्स किया गया और नौजवान पीढ़ी ने 40, 50 और 60 के दशक के गानों को भी खूब सराहा। ये बात भी हैरान करती है कि शमशाद बेगम ने कभी संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ली। उनका हमेशा ये कहना था कि कोई कलाकार कभी मरता नहीं है। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर से भरपूर है, पर शमशाद बेगम ने अपने आप को इस चकाचौंध से दूर रखा। हालांकि बीच बीच में ये इंटरव्यूज जरूर दे दिया करती थीं। सन 2009 में शमशाद बेगम को पद्म भूषण से नवाजा गया। बेगम ने अपनी ज्यादातर जिंदगी मुंबई में ही बिताई। 23 अप्रैल सन 2013 में एक लंबी बीमारी के बाद इन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। इनकी उम्र 94 साल की थी। तो वो कहती थी कि मेरा जब फ्यूनरल मुझे लेके जाओ तो बड़े क्वाइटली लेके जाओ, सब काम हो जाए। जब हो जाए तो फिर तुम मीडिया को भी बताना। हाँ, हमेशा कहती थी मेरे मीडिया को भी बताना और मेरे फैंस को भी बताना और मेरे बॉलीवुड में भी सब पता लग जाएगा कि मैं अपने मालिक के पास वापस चली गई बस। और मैं बहुत खुश जा रही हूँ क्योंकि मेरे को जो मैं चाहती थी जिंदगी में मिला है और मैंने काम को एज ए वर्शिप किया है। और हर दम शमशाद बेगम यही कहा करती थी कि कलाकार कभी मरता नहीं। और जब भी हम इनके गाने सुनेंगे और गुनगुनाएंगे, शमशाद बेगम की यादें चली आएंगी। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे, थम थमा थम थम।
स्वाद की एक ऐसी दुनिया में कदम रखें जहां हर व्यंजन पारंपरिक तौर से बनाया जाता है। कलर्स ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पैरामेटा में हम आपको असली भारतीय भोजन का अनुभव प्रदान करवाने पर गर्व महसूस करते हैं, जो स्वाद को और निखारेगा और आपको अधिक खाने की लालसा देगा। आपके हर खास आयोजन जैसे कि बर्थडे पार्टीज, बेबी शावर, एनिवर्सरी पार्टीज इत्यादि के लिए हमारा इवेंट हॉल उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हमारे आउटडोर लाइव केटरिंग के साथ अपने आयोजन में 4 चांद लगाएं। मुंह में पानी लाने वाली चाट के लाइव स्टेशन, सामने बनती गरम गरम जलेबियां और पुरानी दिल्ली के चना भटूरे का भरपूर आनंद लें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें colorsofindia.com.au। श्रोताओं, ये हमारा संदेश था हमारे स्पॉन्सर कलर्स ऑफ इंडिया का। तो पहेली अभी भी चल रही है और पहेली का जो प्रश्न है वो ये है कि मन्ना डे जी का असली नाम क्या था। और पहेली का रिवॉर्ड भी तो बताइए क्या है। जी पहेली का आ जाए जिसको से। तो 2 लोगों के लिए लंच या डिनर कलर्स ऑफ इंडिया की सौजन्य से। और प्रश्न है मन्ना डे जी का असली नाम क्या था। और यतीन जी, आप विनर कैसे डिसाइड करने वाले हैं ये भी बताइए। तो विनर देखिए काफी लोगों का आगा, तो उसमें से एक ही को तो हमारी रैना जी चूज करेंगी आज। और जो दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी जीता था वो भी हमें शेयर करें, वो अगर हमें फ़ोन करें कि बताएं कि उनका अनुभव कैसा रहा। हाँ, मैं एज ए विनर नहीं, मैं वैसे गया हूँ उनके यहाँ, मैंने खाना खाया है, मुझे बहुत ही अच्छा खाना लगता है। उनका जो रेस्टोरेंट का खाना होते हुए भी घर वाला उसका टेस्ट होता है। आई डोंट नो कैसे वो मैनेज करते हैं। तो जो संदीप जी हैं वो बहुत ही सज्जन आदमी हैं। हाँ, नहीं, मैं भी उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि हमारा जो होली का कार्यक्रम का आयोजन होता रहा है उसमें हमेशा कलर्स और स्वीट्स वगैरह सप्लाई करते रहे हैं। और कभी मेरे ख्याल से हमको स्टूडियो में हम उनको लेके आते हैं और उनके बिजनेस ट्रिक्स या जो भी है और कैसे बिजनेस वो भी सीखना, बहुत ही सज्जन आदमी पता होना चाहिए। बहुत ही सज्जन आदमी। तो चलिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं या मुझे भी आप लिख सकते हैं 0421590791 पे। और या तो देयर विल बी वन लकी विनर। चलिए, तो ये शमशाद बेगम की रिपोर्ट मेरे ख्याल से श्रोताओं को जानकारी काफ़ी मैंने जब ये रिपोर्ट सुनी थी तो कई चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। मुझे भी नहीं मालूम थी। और मुझे खुद जान के आश्चर्य हुआ कि सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली थी। और उस दौर में वो शादी भी जो थी इंटर रिलीजन थी। गणपत लाल बट्टो इनके हस्बैंड का नाम था और उनसे इन्होंने शादी कर ली। और करीबन 20 साल तक जो था दोनों का शादी, उसके बाद एक दुर्घटना में इनके पति की मृत्यु हो गई। तो ये बहुत बड़ी घटना है उपाध्याय जी, क्योंकि आज से 100 साल पहले आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक सामाजिक रूपरेखा होगा, कितना मुश्किल होगा उस समय एक इंटर रिलीजन मैरिज। दोनों परिवारों में काफ़ी विरोध के बाद भी दोनों ने किया और बड़े सफलतापूर्वक अपनी शादी इन्होंने चलाई। और तो ये शमशाद बेगम के व्यक्तित्व को दिखाता है कि परिवार से इतने विरोध के बाद उन्होंने अपना प्रेम संगीत था उसको जारी रखा और पूरा सिनेमा में, जो कि पूरा एक ग्लैमर वर्ड है, और उसको उन्होंने मेंटेन किया। जो पिताजी ने कहा कि नहीं तुम्हारा कहीं फ़ोटो या कुछ कहीं पे तो कहीं पार्टी वगैरह में नहीं जाती थी, सिर्फ अपने गाने से ही मतलब उनको था। और उसके बाद जब ये नई गायिकाएँ लता मंगेशकर और आशा भोसले सबका उदय हुआ तो इन सबको संगीतकार यही कहते थे कि देखो शमशाद बेगम इसको ऐसे गाती हैं, आप भी ऐसे गाने की कोशिश करो। तो ये सोचिए इतने लीजेंडरी सिंगर्स जो हैं उन्होंने भी उनसे प्रेरणा ली है कि हमको कैसे गाना चाहिए। और हमेशा चमक दमक से दूर रही। इवन जब बाद में बड़ी होगी, उनके पिताजी वगैरह सबकी जब डेथ हो गई होगी उसके बाद कई बार रोकते थे, चलो हमने उनको वादा किया था अब वो नहीं है तो हमको, बट उन्होंने कभी भी जो था हमेशा ग्लैमर से दूर रही। कभी इंटरव्यूज़ वगैरह भी बहुत कम आते थे। और उनकी डेथ हुई 2014 में, तो उसके बाद भी उनका जो फाइनल राइट्स वगैरह जो थे वो भी हिंदू रीति से हुए थे। तो उन्होंने जो विवाह किया था तो पूरे मतलब पति और उनके परिवार को पूरा समर्पण। तो यह उनके एक व्यक्तित्व के एक अलग उसको दिखाता है कि प्रेम जो है वो धर्म से ऊपर बढ़ के होता है और इसमें जो है कोई बंदिश जो है धार्मिक नहीं होती। जी हाँ, वो पैदा लाहौर में हुई थी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ
और उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, वो मुंबई में रह गई और वो हमेशा वहीं रही, वही उनकी कर्म भूमि थी, वो वहीं रह गई। और एक प्रेरणादायी जीवन जिसे हम कहते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों से कभी दुखी हो जाते हैं, ऑफिस में एक छोटा सा रिकग्निशन नहीं मिला या हमें लगा कि यहाँ हमें मिलना चाहिए था तो हम दुखी हो जाते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि अब निराशा है। लेकिन आप इन जीवन के इन कहानियों से सीख सकते हैं कि किस तरीके से कितने सारे नकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़कर सब झेल कर अपनी एक पहचान बनाना, जिस चीज़ के प्रति अपना एक पैशन है उसको करना। एक आप कितने भी बड़े सुकल जो बड़े लोग जिन्होंने एक कुछ खास अचीव करा है, वो एक चीज़ जरूर होती है, वो उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है। जिद बोलो, डिटर्मिनेशन बोलो, कुछ भी बोलो, वो जरूर होता है उनके पास। वो एक कॉमन फैक्टर है, मतलब सक्सेस एक ग्लोबल लेवल पर अगर आपको सक्सेस, तो इनका भी था। देखिए इन्होंने कोई फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग नहीं ली थी कि किसी घराने से, बट गिफ्टेड था उसको, बस उन्होंने आगे डेवलप किया और उसके बाद देखो अपना। आपको कैसे लगता है रहना? मुझे तो इंस्पिरेशनल लगता है, जैसे आपने बोला कि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और इतना टैलेंट होने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो ग्लैमरस लाइफ में उनको नहीं इन्वॉल्व होना है, कैमरास पे नहीं आई, पार्टीज़ में नहीं गई, विच देखा जाए उनको मतलब जस्ट सिंगिंग से कितना प्यार होगा कि उन्होंने सिर्फ सिंगिंग ही एंजॉय किया है मतलब लाइफ में। एक मैं बात शायद कहना चाहता हूँ कि सिंगिंग से प्यार तो बहुतों को होता है, लेकिन कितने लोग बाथरूम से निकल पाते हैं? कितने लोगों की आत्महत्या हो चुकी है इसमें की। तो वो जो डिटर्मिनेशन है कि नहीं मैं जिसको प्यार करती हूँ वो संगीत भी हो सकता है किसी, और मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उनके पास अंदर से वो फायर था। हाँ, कि हमें हमारा जीवन इसके लिए समर्पित है और बस बात खत्म हो गई। उनको ना किसी की क्रिटिसिज्म से लेना देना ना कुछ है, वो बिल्कुल चले जाते हैं। तो ऐसे है। तो चलिए आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को शमशाद बेगम के लिए हमारी ये श्रद्धांजलि पसंद आई होगी। और जैसा कि हमने बताया था एक और दिग्गज गायक हैं, उनके बारे में भी बात करनी है। लेकिन उससे पहले यतीन जी, एक भारत में आजकल राजनीति व इलेक्शन का दौर चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। महोत्सव चल रहा है और पिछले दिनों काफ़ी दो फेज इलेक्शन के हो चुके हैं। हालांकि कुछ चिंताजनक रिपोर्ट आई कि टर्न अराउंड थोड़ा कम रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वोट एक ऐसा राइट है कि उसको हर एक को एक्सरसाइज करना चाहिए। 5 साल में एक बार मौका मिलता है। पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए अलग बात होती है, वोट डालने का काम तो गरीबों का होता है जो उस पर खड़े होंगे। नहीं, लेकिन एक और समस्या है कि भारत में लोग जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है, वहाँ वो कई बार नहीं होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसी जगह जहाँ लोग बाहर जाकर कहीं काम करते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक चुना ये वोटिंग वाला, हमारा आपको शायद नहीं मालूम होगा, बात करनी चाहिए जी। हाँ, तो वो हम अगले सप्ताह के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम डेडिकेट करने वाले हैं कि जो एनआरआई हैं, अप्रवासी भारतीय, उनको भी वोटिंग करा। तो जो उन्होंने अपना पासपोर्ट बदल दिया उनको नहीं है, लेकिन जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बदला बहुत है, बड़ी संख्या है जिनके पास पासपोर्ट तो उनको कैसे कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह के प्रोग्राम में हम ये इसके ऊपर पूरा ऑलमोस्ट पूरा प्रोग्राम डेडिकेट करने वाले ऐसा, क्योंकि उतना, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने हाई कमिश्नर के ऑफिस से और काउंसिल जनरल के ऑफिस से कॉन्टेक्ट करा है, तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगा है। तो हमारे समीर मेहता हैं जो हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने पूरी तैयारी करी है। तो हम उनको अगले सप्ताह लेके आने वाले हैं, क्योंकि उनकी माँ इस कैटेगरी में आती, तो उनको सारा प्रिपरेशन करना पड़ा है। तो आसान शायद ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो पाए कि लोग ऑनलाइन वोटिंग कर सके, तो उसके बारे में पूरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि कैसे क्या करना, उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक ये तकनीकी चुनौती है कि आज जब ईवीएम से, आपको जान के आश्चर्य होगा यतीन जी कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे ईवीएम से वोट होते हैं। अमेरिका, जर्मनी और इवन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल तरीके से कागज़ से वोट होते हैं। हालांकि ईवीएम के आगे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सब पे फुल स्टॉप लगा दिया, बोले दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, कोई आगे दोबारा भी हम इंटरटेन नहीं करेंगे और किसी चीज़ पर अविश्वास करने की हद होती है और आप लोगों ने वो हद पार कर दी है। तो
चलिए, अच्छी बात है। आपने बिल्कुल एक समर्पित कार्यक्रम जो है अगले सप्ताह इसके लिए जो है निश्चित किया है, और इसमें मैं चाहूँगा कि अगर मैं भी सम्मिलित हो सका तो इसमें आके बातचीत करेंगे, ताकि जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक गंभीरता से उनको, क्योंकि जानकारी होना चाहिए, और जैसे कि बोला कि हर एक का इसमें योगदान होना चाहिए। हम भी, आप चाहे भले मेरा चलो पासपोर्ट बदला हुआ है, लेकिन फिर भी एक जिम्मे, हम तो भारतीय मूल के हैं, कम से कम ऐसे कहा जा सकता है। तो चलिए, माहौल थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा हंसी खुशी का माहौल करते हैं। हम काफ़ी गंभीर गाने सुनते आए हैं, और तो चलिए, इलेक्शन की आप लोग बात कर रहे हैं, तो एक मोदी जी की एक लाइट ह्यूमर जो थी मुझको पिछले दिनों मिली सोशल मीडिया पे। शायद एक बार मैं यहाँ पहले सुना चुका हूँ, 2 वर्ष पहले, पिछले साल इलेक्शन के आसपास। तो अब आशा करते हैं जो नए श्रोता जुड़े हैं उसका फिर से आनंद लें, और उसके बाद हम मन्ना डे का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। So I'm a big fan of Modi. How many Modi ji fans in the audience? Make so nice all the Modi. But my problem is, आपने देखा जो मोदी जी का टेन्योर स्टार्ट होता था, सर्विस टैक्स था 12.36%, फिर उसको बढ़ा के 14% किया, फिर 14.5 किया, 15 किया, और अब जीएसटी कर दिया 18%। और मोदी जी इतने स्मार्ट स्पीकर है, वो ना आपको एज एन ऑडियंस इमोशनली मैनिपुलेट, ट्रैप कर देते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि टैक्स की बात हो रही है, आपको लगता है मन की बात हो रही है। तो आप फुल एंथू में रहते हो, एक दिन मोदी जी ऐसे आते हैं, मित्रों क्या बोलते हो, भारत साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अब बिल्कुल होना चाहिए, भारत तो साफ सुथरा ही होना चाहिए यार। इनफैक्ट मैंने तो अपनी हार्ड डिस्क भी क्लीन कर दिया, आप क्या बोल रहे हो यार? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये लो, विश्व भारत 6.5%। इट वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन मित्रों। अब आप भी बैकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भी सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए वो झाड़ू के साथ फोटो डाल दी थी। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया आप कर चुके हो, अब मोदी जी के पास उसका स्क्रीनशॉट है। अब आप एविडेंस मिटा नहीं सकते, आप अमित शाह नहीं हो। फिर मोदी जी इस तरह आपको ट्रैप करके, फिर मोदी जी 3-4 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं। #wanderlust, #serendipityपिटी। आप भी लाइफ में बिजी हो जाते हो, फिर एक दिन मोदी जी फिर से आते हैं, मित्रों क्या बोलते हो, फार्मर्स की हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, फार्मर्स की हेल्प तो करनी चाहिए यार। इनफैक्ट मेरा तो फेवरेट पिज्जा है फार्म हाउस है, आप क्या बोल रहे हो यार मोदी जी? करनी चाहिए, बिल्कुल करिए। ये लो, फिर कृषि कल्याण 6.5%, #organiclust। तो अब क्या यार, अब मोदी जी कोई नई स्कीम लेके आते हैं, मैं बहुत डर जाता हूँ यार, क्योंकि सेस नहीं लगा दे यार। तो पिछली बार जब मोदी जी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये सब लेके आए, तो मैंने हाथ जोड़ दिया यार। बोले नहीं मोदी जी, मैं बार बार अपना चूतिया नहीं कटवाऊंगा यार, मेरे यहाँ पे केजरीवाल नहीं लिखा है प्लीज। क्योंकि मोदी जी हर बार बेवकूफ बनाते हैं यार। पिछली बार बोला गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मेरे घर से एलपीजी सिलेंडर उठा के ले गए यार, मैंने शाम की रोटी प्रेस से बनाई है उधर। देखो मोदी जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मोदी जी बेसिकली टैक्स की दुनिया के क्राइम मास्टर गोगो है। मतलब देखो ये सिर्फ जोक्स है, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ सच में यार। इनफैक्ट मैंने अपना वोट भी बीजेपी को ही दिया था। मतलब मैंने बटन कुछ और दबाया था, गया बीजेपी को था। That joke was written by Kejriwal. See the point what I'm trying to make is, my point is कि मोदी जी इतने स्मार्ट स्पीकर है, उनका क्राफ्ट पे इतना सही कंट्रोल है कि वो आपको कब इमोशनल कर देता है आपको आइडिया भी नहीं लगता है यार, क्योंकि वो स्पीच स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। मित्रों, जब मैं छोटा था मेरी माँ के घर में चूल्हा नहीं था और आप एकदम से ऐसे इमोशनल हो जाते हो, अरे यार ये माँ को ही बीच में लिया यार। मोदी जी बताओ कितने सिलेंडर से बात खत्म करो, लेके जाओ यहाँ पे यार। एक काम करो, दादाजी का ऑक्सीजन सिलेंडर भी जाओ पे यार। नहीं आज नहीं तो कल अडवाणी जी के काम आने ही वाला है। तो मोदी जी इतने स्मार्ट है, उनको पता है हिंदुस्तान में अगर आपको पब्लिक की सिंपैथी चाहिए तो मां से बड़ा कार्ड कोई कार्ड नहीं है। और राहुल गांधी का बैड लक ही ये है कि वो मां वाला कार्ड ही यूज नहीं कर पाता यार। वो जैसे बोले मेरी माँ, इसकी माँ तो सोनिया गांधी इटालियन है यार। मैं तो कहता हूँ उसकी माँ पे कसम चोटी लगा देनी चाहिए यार। पास्ता कल्याण 6.5%। तो आपने देखा कांग्रेस के पास अब सिंपैथी कार्ड बचा ही नहीं है।
अब हिंदुस्तान में कांग्रेस को लोगों की सिंपैथी तभी मिलेगी जब राहुल गांधी का बेटा इलेक्शन में खड़ा होगा कि देखो मेरे पापा राहुल गांधी थे। एंड देन पीपल विल बी लाइक अबे यार ये गलत हो गया सिद्धार्थ यार। राहुल गांधी डजंट लुक लाइक अ रेबल पर्सन, राइट? लाइक यू कैन नॉट रिलाई ऑन राहुल गांधी। लाइक अगर राहुल गांधी किसी आदमी का राइट हैंड है तो वो आदमी जरूर लेफ्टी है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। हाँ उपाध्याय जी, होगी जो कि एक लाइट ह्यूमर मोदी जी के ऊपर थी। तो चलिए, एक हमारे साथ जो है वो प्रदीप जी आज स्टूडियो में तो नहीं है, लेकिन फोन लाइन पर उनको पकड़ लिया है खींच लाए। तो हाँ, हम श्रोताओं से उनको अवश्य जोड़ना चाहेंगे। तो प्रदीप जी, दर्पण स्टूडियो से आपका स्वागत है। नमस्कार उपाध्याय जी और दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पहले तो ये बताइए कि आप पिछले दिनों आपकी एक हॉलीडे क्रूज पर आप गए थे, वो काफ़ी चर्चा में रहा था। तो आप बताइए कैसा अनुभव रहा, हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। जी हाँ उपाध्याय जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। 9 नाइट्स का क्रूज था। तो हम लोग यहाँ सिडनी से ही उस पर चढ़ गए थे और वहाँ पर अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। खाना तरह तरह के व्यंजन थे, बड़ा अच्छा लगा। और इसके अलावा जो सीनरी थी आसपास की वो भी अच्छी थी, लेकिन कुछ दिन तो एकदम पानी पानी था चारों तरफ। नीला नीला गहरे नीले रंग का पानी और हल्के नीले रंग का आकाश, और उस पर 4 स्विमिंग पूल भी थे और 5 रेस्टोरेंट्स भी थे, और साथ में एक उनका बुफे सिस्टम भी था जिसमें कि बहुत तरह के वैरायटी थे। हम तो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारी चीजें थी। फ्रूट्स भी थे, मिठाई भी थे, केक्स भी थे। खाने की कोई कमी नहीं थी। सुबह 6:30 बजे से खाना शुरू हो जाता था, वो 9:30 बजे तक करीब करीब चलता था। और कॉफी वगैरह हर समय अवेलेबल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां पर हर समय कर्मचारी लोग रहते थे, वहां पर क्रू जो उनका था वो हर तरह से हेल्प करते थे। हमें वहाँ इंटरनेट भी उपलब्ध था, और इंटरनेट हमने एक्चुअली सैटेलाइट इंटरनेट था, वो हमें खरीदना पड़ा था, लेकिन उससे बड़ा अच्छा रहा, लोगों से बातचीत होती रही। और इसके अलावा उस पर एक इंसिडेंट भी हो गया था। एक्चुअली किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उस क्रूज को वो पोर्ट स्टीवन के पास ले आए थे एक दिन पहले, उतरने से पहले, और कैनबरा से एक हेलीकॉप्टर ने आकर उसे पिकअप किया। तो उन्होंने हम लोगों को सिर्फ डेक पर नहीं जाने दिया, अंदर ही बंद रहे हम लोग, और उसको रेस्क्यू कर लिया। जब वो चला गया तो हम लोग फिर से फ्री हो गए। तो इस तरह से बड़ा अच्छा रहा। जैसा कि किसी भी चीज के साथ होता है ना, कि जब शुरू में बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है, 2-4 दिन तो बहुत पता ही नहीं लगे कब निकल गए। फिर जब 8वां, 9वां, 10वां दिन आया तो लगने लगा कि यार काफी हो गया अब तो चलो, क्योंकि चारों तरफ पानी और समुंदर। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा था। इट इज वर्थ द एक्सपीरियंस। तो ये है कि उसकी स्पीड भी, एक्चुअली एक जगह तो स्टॉर्म आ गया था, तो वहां हम लोगों को नहीं उतारा गया, लेकिन वैसे बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस रहा। बहुत लोग थे, गाना बजाना और कारियोकी डांस वगैरह खूब चल रहा था वहां पर। आपका वजन कितना बढ़ा प्रदीप जी? आपका वजन कितना बढ़ा? हाँ, क्या चीज? आपका वजन, क्योंकि आप बता रहे हैं हाँ, इतना खाना पीने का आपने सुविधा होती है, और कहीं एक छोटे से क्रूज, मतलब छोटा नहीं, आप जैसा बता रहे हैं 4 स्विमिंग पूल हैं, तो ये तो एक चलता फिरता शहर हो गया प्रदीप जी। तो इतना बड़ा ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि इतना होता है कि लोग 345 मीटर 345 मीटर लंबा, माय गॉड। हाँ, और करीब होगा 50 मीटर वाइड।
बिल्कुल आधुनिक विज्ञान का बिल्कुल एक चमकप्रद रूप है ये। हाँ, बस 50 एक से भी फीडबैक है ज्यादा प्रदीप एक्चुअली। जी। तो उसमें ये था कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब स्टॉर्म टाइप का भी था। तो लेकिन जब हम लोग घर पहुंचे तो हमें अपने रात को सोते में बिस्तर भी हिलता हुआ लगता था। रंजना जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। सो प्रदीप जी, एक फीडबैक है कि आप उनको कहिए कि अगली बार से वो इंटरनेट कनेक्शन ना दें, फिर आप वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप इंटरनेट से जुड़े हुए थे, आप देख रहे थे दुनिया में क्या चल रहा है, और शायद इसलिए आप 8वें 9वें दिन ये सब कुछ मिस करने लग गए। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली इंटरनेट की जरूरत इसलिए थी थोड़ी सी, मुझे लगा हमने 2 दिन नहीं लिया था, फिर हमने सोचा है थोड़ा सा तो कनेक्शन रखना जरूरी है। लेकिन ये है कि ये तो पर्सनल उसकी बात है। लेकिन ठीक है, आपकी भी बात, कभी कभी अलग आइसोलेशन में भी रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसा लगता है जी। ये आपने ठीक कहा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि इसकी जो स्पीड थी जब स्टॉर्म टाइप का होता था तो स्पीड काफी कम 15 नॉट्स के करीब कर दी जाती है। 15 नॉट इज अबाउट 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा। और उसकी जो स्पीड थी 20 to 30 नॉट्स के करीब रहती थी, मतलब 60 किलोमीटर के करीब मैक्सिमम। और बड़ा अच्छा था, लोग सुबह से लग जाते थे खाने पर, खाने भीड़ लगी रहती थी, बहुत सारी टेबल्स चेयर्स वगैरह थी, कोई किसी तरह की कमी नहीं थी। और कुछ लोग तो पीने वाले थे तो बार में वो एंजॉय करते थे, शाम से ही शुरू हो जाते थे, हो सकता है दोपहर से ही शुरू हो जाते हैं और सुबह ही शुरू हो जाते हैं, पता नहीं किसी का। लेकिन लोग स्विमिंग पूल में बैठे हुए अपना बियर एंजॉय करते भी दिखाई देते थे, और बड़ी सी स्क्रीन लगी थी, उस पर मूवी वगैरह चलती रहती, स्पोर्ट्स भी चलते थे। प्रदीप जी, आपने ऑन एयर जो है इस क्रूज कंपनी की इतनी तारीफ कर दी है, लगता है हमको इनसे स्पॉन्सरशिप एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा। हैपनिंग टूर था। अभी मैंने क्रूज का नाम नहीं बताया है, इसलिए वो ठीक है। नहीं, चलिए प्रदीप जी, धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न था, वो आपने जवाब नहीं दिया। आपका वजन कितना बड़ा? चलिए, ये व्यक्तिगत प्रश्न है प्रदीप जी। नहीं, चलिए, धन्यवाद, आपने इतनी सुंदर जानकारी क्रूज के बारे में दी। और जो श्रोता हमारे, क्योंकि बहुत से लोग मैं मिलता हूँ, स्पेशली भारतीय परिवेश में मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं क्रूज जाने का मन है लेकिन जा नहीं पाते हैं, सोचा है कभी जाएंगे या रिटायरमेंट के बाद जाएंगे, इस तरीके का। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप आपने दी है। और एक फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ। मुझे लगता है कि 5 या 6 दिन का क्रूज इज गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है कि भैया आप, कुछ लोग तो उस शिप पर ऐसे थे कि जो एक क्रूज से दूसरे शिप में क्रूज में जा रहे थे, उनका कहना ये था कि क्रूज में रहना उनके लिए चीप पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जिस क्रूज में मैं था उसमें एक तो जोड़ा ऐसा था कि जो वहीं से जो ये शिप जो है हमारा तस्मानिया जा रहा था उसी दिन, तो उसमें कंटिन्यू कर रहे थे वो लोग। प्रदीप जी, जो आपने एक बात बोली है ना, ये फाइनेंशियल एडवाइस है कि काफी कुछ जो ऐसे लोग हैं कॉलेज रिटायर्ड लोग, वो आप अगर ना इनके, इफ यू नो द ट्रिक, यू कैन बुक वेरी चीप, और जो $100 पर दिन से भी कम हो जाता है। आपको शेयर करना पड़ेगा वो। हाँ, और उसमें क्या होता है कि आप सोचिए कि खाना पीना, डॉक्टर, स्विमिंग पूल, सब कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है। इससे अच्छा और आपको क्या मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। और साथ में ये था, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था क्रूज के बारे में, तो मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह का अरेंजमेंट अपने 5 स्टार होटल्स में भी कर लेते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं में रहते हैं, अपना घर वगैरह छोड़कर 2 महीने एक कंट्री में रहे, 3 महीने एक दूसरे कंट्री में, 4 महीने तो कहीं और रह लिए। तो इस तरह के भी लोग हैं, बड़े एडवेंचरस। इसके ऊपर एक सेगमेंट करना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल। प्रदीप जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आराम करिए और आपसे पुनः मुलाकात होती है हमारे श्रोताओं की। बिल्कुल, धन्यवाद। तो चलिए यतीन जी, अब हमारा अगला सेगमेंट, हालांकि काफ़ी
देर हो गई, हम लोगों ने इतने विषयों पे बात की, तो बट बेटर लेट देन नेवर। तो मन्ना डे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और इसका एक गाने से शुरुआत करते हैं यतीन जी। और ये गाना मैं जैसे ही कल बताया, मुझे पता चला कि आप उस स्टूडियो में आ रहे हैं, तो ये गाना विशेष रूप से मैंने जो था चूज़ किया, क्योंकि मुझे याद है कुछ वर्ष पहले मैंने ये गाना बजाया था, तो आप उस समय थे और आपने कहा था कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलिए, दो लोगों की पसंद का गाना और मन्ना डे का भी है, तो चलिए श्रोता इस गाने से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे कार्यक्रम जारी रखेंगे। तुम हो पूजा मैं पुजारी, तुम सुधा में प्यास हूँ। धन्यवाद प्रदीप जी। मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह वाह वाह, बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओं, हम अपने एक नई टॉपिक की तरफ जाते हैं। रैना जी, महावीर जयंती के ऊपर हम हमारे श्रोताओं से बात करना चाहते हैं। रैना जी। हाँ, तो महावीर जयंती एक्चुअली लास्ट वीक संडे को हुआ था। एक्चुअली
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके ऊपर काफ़ी बड़ी स्पीच भी दी थी, काफ़ी कुछ जानकारी भी हुई। तो जैसे आप जानते हो कि नाम से ही बोला है कि महावीर जयंती, जो महावीर भगवान है जैनिज्म में, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं हम। और ये जन्मदिन इसलिए क्यों स्पेशल होता है हम जैनियों के लिए, क्योंकि जो महावीर भगवान है ये सबसे लास्ट तीर्थंकर है। और जो भगवान होते हैं हम जैनियों में, वो मोक्ष चले जाते हैं, मतलब ये उनका लास्ट बर्थडे था। तो इसलिए ये जन्मदिन हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे मैंने बोला, महावीर भगवान 24th मतलब आखिरी तीर्थंकर थे। ऐसा बोला जाता है कि अभी अपन महावीर भगवान के शासन काल में है, मतलब अपने जो टीचिंग्स आए हैं, अपने जो शिक्षाएं मिली है, वो उन्हीं से मिली है, क्योंकि टाइमलाइन वाइज अपन उनसे पास में है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये दिन। और तो टाइमलाइन भी 2550 साल। हाँ, 2550 साल हो गए उनको, उनके जन्म को। और अभी भी उनकी टीचिंग्स मतलब है, अपन सिखाते हैं। और ये दिन बहुत स्पेशल रहता है। और जब महावीर भगवान बॉर्न होते हैं, मतलब जब जन्म कल्याणक होता है उनका, तो ये भी एक बहुत बड़ा महोत्सव जैसा होता है। तो जब तीर्थंकर बॉर्न होते हैं, तो जैसे जब महावीर भगवान बॉर्न हुए थे, वो उनके लेफ्ट पैर पे जो उनकी चिन्ह रहती है, मतलब महावीर भगवान का शेर है, उनके लेफ्ट पैर पे वो शेर रहता है। तो जब वो बॉर्न होते हैं, बड़ा बड़ा महोत्सव होता है। 2 मिनट के लिए जो नारकी लोग हैं उनको भी थोड़ा सुख मिलता है। जो देव और देविया होती है वो अर्थ पे आते हैं, वो माता से मिलते हैं और बेबी को उनके साथ में वापस स्वर्ग ले जाते हैं, और वो सुमेरु पर्वत पे जाते हैं। ये पर्वत है, वहाँ पर उनकी अभिषेक होता है। और ये अभिषेक होता है बहुत बड़े लेवल पे होता है। इंद्रियों की लाइन लग जाती है पूरे पर्वतों पे उनके बस अभिषेक करने के लिए। और जब वो बॉर्न होते, बहुत मतलब खुशी का दिन होता है। सन आउट रहता है हमेशा, क्लाउड्स कभी नहीं रहते स्काई में। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम जैनियों के लिए। जी। आप जैसे कि हम कह चुके हैं कि आप काफ़ी यंग हैं, आप कैसे ऑस्ट्रेलिया में रह के इस चीज़ को एसोसिएट कर पाती हैं? आपको लगता है कि जैसे कि आप इतना कुछ है देने को, मैं महावीर जी के बारे में ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ दिया है वो इतना है, लेकिन पाश्चात्य संसार है जो हमारा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड हम जिसको बोलते हैं, वो टीचिंग पे नहीं जा रहा है। और उसकी जो खामियाजा ऐसा है, रंजना जी मैं आपको भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। ये बहुत बड़ा पेंडेमिक हो गया है, लेकिन अगर हम महावीर जी की शिक्षा को लें तो हम ये जो वेस्टर्न लाइफ स्टाइल है, वेस्टर्न संसार है, उसको बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हो एज ए यंग ऑस्ट्रेलियन? तो जो उनकी टीचिंग्स है, जो हमारे जिनवानी में लिखा है, ये है कि वो ज़्यादा जो अपना संसार है उसमें ज़्यादा डूबते नहीं हैं। वो मेन गोल क्या है कि जो अपन स्वयं एक्चुअली है, जो अपन आत्मा है, अपन अपना स्वरूप और आत्मा का स्वरूप को पहचाने और उसी में अपने को खुशी मिलता है। तो जैसे मैं बोली, अपन भगवान मोक्ष जाते हैं, मोक्ष में अपने को खुशी है। तो उनको इसलिए खुशी है क्योंकि वो खुद को पहचानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अच्छा खाने से, अच्छा जॉब मिलने से, अच्छा पैसा मिलने से, अच्छा फैमिली मिलने से ये मतलब हमेशा अपने को खुश नहीं रखेगा। तो जो सच्चा सुख है अपने को वो उसके मार्ग पे लेकर जाता है उनके टीचिंग्स। बहुत अच्छे आप मैं तो आपसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि यंग लोगों में कितनी वैल्यू। आपके मम्मी डैडी को मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छे आपको संस्कार दिए। आज जो आपने हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से हम आपको अपने रेडियो प्रोग्राम में बुलाएंगे और भी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, आपके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे। आप एक्चुअली का कर रही हैं, इस मीन्स यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन एकेडमिकली एज वेल। तो आपके आज का दिन भी बहुत अच्छा हो और आपका कैरियर बहुत अच्छा हो, उसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। मैं आज बहुत कुछ सीखी हूँ और बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके, सो थैंक यू। नहीं, सबसे अच्छी बात हमको लगी कि आप, जैसे आपने बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया आई तब 2 साल की थी और पूरी उन्होंने शिक्षा ऑस्ट्रेलिया में ली है, उस सब के बाद भी आपकी इतनी अच्छी हिंदी आप बोलती हैं और इतना शुद्ध उच्चारण है आपका, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि अब अपने आप को भाषा से आपने कनेक्ट करके रखा और आपके पेरेंट्स ने भी बिल्कुल जोड़ के रखा। काफी तो प्रेरणा मिली मुझे बिल्कुल। और आप जो मैं तो कहूँगा कि हमारे और जो श्रोताओं हैं, अगर कोई और जानता है जो यंग हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं, हम उनको रेडियो प्रोग्राम में लाना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, तो धन्यवाद रैना जी आपका। यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ठीक है, तो मन्ना डे की बायोग्राफी को हम श्रोताओं को सुनवाते हैं। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। माँ बाप ने नाम रखा प्रबोध चंद्र डे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इन्हें मन्ना बाबू कह के पुकारा और इनके दीवानों ने इन्हें मन्ना डे कहा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। मन्ना डे साहब का जन्म 1 मई सन 1919 में हुआ। इनके पिता का नाम पूर्णचंद्र और माता का नाम महामाया डे था और इनके मामा केसी डे इनके गुरु थे, जो खुद एक संगीताचार्य थे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान। मन्ना डे साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल से की और बाद में विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अपने कॉलेज के दिनों में मन्ना डे अपने दोस्तों को गाना गा के एंटरटेन किया करते थे। मन्ना डे साहब ने अपने मामा कृष्ण चंद्र डे से संगीत सीखा और साथ ही उस्ताद दबीर खान से। ये वो दौर था जब मन्ना डे लगातार 3 सालों के लिए इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे उठा प्यारा प्यारा। सन 1942 में मन्ना डे ने मुंबई का दरवाजा खटखटाया। इनके मामा केसी डे एक संगीतकार थे और मन्ना डे उन्हें असिस्ट किया करते थे और उसके बाद मन्ना डे ने सचिन देव बर्मन को भी असिस्ट किया और फिर वो वक्त आया जब मन्ना बाबू ने कहा अब मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करना चाहता हूँ और कई फिल्मों में वो संगीत देने लगे। खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं कह दूंगा दिल की बात, कह दूंगा दिल की बात, नजर की जुबान से मैं। एक तरफ मन्ना डे साहब का म्यूजिक डायरेक्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ उनकी तालीम भी चल रही थी। एक भी मौका ऐसा नहीं था जब मन्ना डे साहब ने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ा। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखते रहे उस्ताद अमान अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से। और सन 1943 में वो लम्हा आया जब मन्ना डे ने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। ये फिल्म थी तमन्ना, जिसमें इन्होंने सुरैया के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया था। मन्ना डे साहब की जोड़ी मोहम्मद रफी साहब के साथ भी खूब जमी। परवरिश का गाना मामा ओ मामा, जिसमें मन्ना डे और रफी की आवाजें हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू याहू याहू, मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। ये बात भी गौर करने लायक है कि राज कपूर साहब की आवाज मुकेश साहब को समझा जाता है और ये बात सही भी है, पर राज कपूर के लिए मन्ना डे ने भी सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं और चोरी चोरी फिल्म का ये गाना इस बात को बखूबी साबित करता है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे उठा प्यारा प्यारा। ये भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर था जहाँ पर एक से बढ़कर एक आवाजें थी और मन्ना डे साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया। मन्ना डे एक ऐसे सिंगर रहे जो कॉमेडियन महमूद के लिए भी जम के गाते थे तो हीरो अशोक कुमार के लिए भी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या फिर किशोर कुमार के साथ फिल्म पड़ोसन की जुगलबंदी, चाहे वो SD बर्मन हो, रोशन हो या फिर शंकर जयकिशन, सभी ने मन्ना डे के हुनर को सलाम किया।
मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ, मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। सन 1953 में 18 दिसंबर को मन्ना डे ने सुलोचना कुमारन से शादी की, जो केरल से थीं। इनकी 2 बेटियां हुई, शिरोमा और सुमिता। ये बात भी मशहूर है कि मन्ना डे ने जिस भी किरदार के लिए गाना गाया, वो किरदार अमर हो गया। फिल्म उपकार में एक्टर प्राण विलनगिरी छोड़कर निभा रहे थे एक पॉजिटिव कैरेक्टर, जिसका नाम था मलंग चाचा। और मन्ना डे का गाया हुआ गाना प्राण साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर परफॉर्म किया था, और उस गाने ने प्राण की इमेज पूरी तरह बदल दी। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। सन 1971 में मन्ना डे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और सन 2005 में पद्म भूषण से, और 2007 में मन्ना डे साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमीन आसमां, मस्ती भरा है समा। यूं तो मुंबई शहर में मन्ना डे ने तकरीबन 50 साल बिताए, पर वो मुंबई छोड़कर बैंगलोर चले गए। ये बात हैरान करती है कि 90 साल की उम्र में भी मन्ना डे ढेर से लाइव शोज करते रहे। आज भी मुंबई और कोलकाता के फिल्म स्टूडियोज मन्ना डे की आवाज को बहुत मिस करते हैं। बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी, भीगी हवाओं में ऐसी फिजाओं में होश मुझे है कहाँ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मन्ना डे यानी कि प्रबोध चंद्र डे का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। श्रोताओं, आशा है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। रंजना जी, हमारे काफ़ी मैसेजेस आए हैं, आप बताइए, हमारे श्रोताओं को शेयर करिए। धन्यवाद श्रोताओं, और आपका मैसेज, आपका जो फीडबैक होता है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, वो हमें आगे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो मैं कुछ कमेंट्स जो पढ़ूंगी। सरिता जी ने लिखा है, सभी प्रेजेंटर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सरिता जी, हमने आज आपको स्टूडियो में मिस किया, और प्रदीप जी को भी हमने मिस किया। प्रदीप जी लिखते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ, शिक्षाप्रद विचार, अच्छा वार्तालाप और मधुर भजन। अमिता जी, आपका धन्यवाद, आपने लिखा है, अच्छी वार्तालाप है, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बिना अध्ययन, जन्म और प्रारब्ध के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यह विषय बहुत गहराई में गीता में विस्तार से कृष्ण भगवान ने समझाया है। सामूहिक प्रारब्ध होता है जहाँ हमें फल मिलते हैं, और ये काफ़ी विचारात्मक विषय है। कभी होगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। जय रमन लिखते हैं, ग्रेट बिगनिंग। और शैलजा जी, आप बहुत ही सक्रिय श्रोता हैं, और आपने लिखा है, कल के दिग्गज गायकों का चयन मेरे ही नहीं हर पीढ़ी को कर्णप्रिय है। हेमंत जी लिखते हैं, मन्ना डेज एक्चुअल नेम प्रबोध चंद्र डे, विच इज़ द राइट आंसर, एंड मेनी अदर लिसनर्स हैव रिस्पॉन्डेड। सो अब यतिन जी, जब मैं ये कमेंट पढ़ दूंगी, यतिन जी विनर का भी नाम बताएंगे, जिन्होंने आज का वो टोकन जीता है, जो लंच और डिनर का, और रैना जी ने उसको सिलेक्ट किया है। यतिन जी आपको वो बताएंगे। राजेश पांडे जी लिखते हैं, नाइस डिटेल्स अबाउट एंजैक डे, एंड अमिता जी फिर से डालती हैं, अति सुंदर जानकारी एंजैक डे पर। धन्यवाद सरिता जी, और बहुत अच्छी जानकारी सरिता जी ने शेयर की थी। मंजू मल्होत्रा जी लिखती हैं, मन्ना डे का असली नाम, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग श्रोताओं ने हमें इस पहेली का जवाब दिया है। ये आसान था, लेकिन आपने भाग लिया, आपने अपना उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रीचा राज जी लिखती हैं, बड़े दिनों बाद शमशाद बेगम का प्रोग्राम सुना और उनके गीत सुने, सेंट्रल कोस्ट से प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं, नाइस एंड क्लियर। धन्यवाद रीचा जी।
एंड राजेश पांडे भी एक गाने को पसंद करते हुए अपना कमेंट लिख रहे हैं, माय फेवरेट सॉन्ग। मंजू मल्होत्रा जी ने लिखा है प्रबोध चंद्र डे, जो कि मन्ना डे का नाम है। शैलजा जी जैसा कि मैंने कहा काफ़ी सक्रिय श्रोता हैं और वो लिखती हैं, बहुत सारे उन्होंने विचार दिए हैं। उनका एक विचार जो मुझे पसंद आया, मैंने उसको लाइक भी किया है कि सीता परित्याग भले ही विवादास्पद रहा हो, किंतु एक आदर्श स्थापित किया गया है। व्यक्तिगत दायित्व से कहीं बढ़कर होता है प्रजा की विश्वसनीय समर्पित सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी। जय गिरधर जी लिखते हैं मन्ना डी का असली नाम, और फिर हेमलता जी कहती हैं कि जो आंसर उन्होंने दिया है प्रबोध चंद्र डे, जो कि सही आंसर है। और आप अब सुनेंगे जो विनर है उनका नाम। प्रदीप जी को हम फिर से धन्यवाद देते हैं दैट उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया है कि ऑनलाइन वोटिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। 2029 इलेक्शन में भी ऑनलाइन, एंड इट्स अ बिग अपडेट बिकॉज हम सबको उसका इंतज़ार है। और दीपक अवसरे जी लिखते हैं मन्ना डे का नाम, और जैसा कि हमने बताया आप सब अभी स्कोप में है और विनर का नाम अभी यतीन जी बताने वाले हैं। तो इन सब के साथ रीचा राज जी लिखती हैं कि रंजना जी सही कहा, क्रूज़ पर इंटरनेट नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रदीप जी इसके पक्ष में नहीं थे, या एक पर्सनल इशू है उस पर हम कभी बात कर सकते हैं कि इंटरनेट होना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दिन हफ्ते में इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए। हर कोई इतना ज़्यादा बिजी होता है स्क्रीन में अपनी पर्सनल लाइफ जी काफ़ी चीज़ों का है, तो फटाफट हम इसको करते हैं। हमारा समय जो है ना हमेशा जी यतीन जी, तो अब मैं कवर कर चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपने अपना कमेंट दिया। और अब यतीन जी के पास चलते हैं विनर का नाम जानने के लिए। तो विनर है हमारी इस आज की मंजू मल्होत्रा जी। मंजू जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि आपका लंच डिनर कैसा रहा। तो चलिए यतीन जी, कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं श्रोताओं को हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगले सप्ताह हमारी दूसरी टीम आपके मनोरंजन के लिए प्रस्तुत रहेगी। और चलते चलते मन्ना डे का हमारे बहुत सारे और गाने थे, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं सुना सके। एक सुंदर सा गीत आपके लिए छोड़े जाए। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई तू जहां दुनिया है और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है। और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं
नीचे भी ये भाग गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ